बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। पूरे 30 प्रश्न होंगे, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के। व्याख्यात्मक होगा, आप लोग यहाँ से जरूर देखिएगा, आपका फायदा जरूर होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार का पेपर बहुत हार्ड बनाया गया था, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करके जाना, रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। और एक वीडियो के देखने से आंकड़ा भी मिलेगा किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को कौन बढ़ावा देता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें से आपको पहला ऑप्शन कौन सा ठीक होता है उसको गोला भरना होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कहा गया था कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो एकदम करेक्ट बात है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का क्या नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? अगर किसी बच्चों को क्रिटिकल यानी रचनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन कराना है, तो बच्चों से हमेशा ये पूछना चाहिए कि अगर हम बच्चों से कहें कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो वह इसमें देखिए एक ऑप्शन होगा, जैसे बता देगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे मार्केट से आता है, या फिर अगर आपके पूछा जाए कि आपके राजधानी का क्या नाम है, तो दिल्ली कोई भी बता देगा। लेकिन अगर बच्चे से हम कहें कि बच्चे बचाव के लिए पानी का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, तब इसमें जो है बच्चे को सोचने और रचनात्मक करने का मौका मिलेगा। और वो जितना कई तरीके से सोचेगा, ऑब्जर्व करके भी देखेगा, तो यहाँ पर पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा, पहले का दूसरा आंसर। आपको क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का और कई तरीकों से बताने का मेथड अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन पहला जाता है। इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न का सही उत्तर छांटना होता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन के में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रमाण को बिना विश्लेषण को स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो दूसरा क्या कह रहा है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका क्या होती है। तो दूसरे का राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये देखिए बेस्ट ऑप्शन है, तो इसलिए दूसरे का भी पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या चर्चा। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की उनकी विशेष योग्यताओं के आधार पर पृथक व वर्गीकरण करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। चौथा ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो यानी तीसरे का कौन सा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर तीसरे का राइट ऑप्शन यहाँ सही उत्तर चौथा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल, यानी कि बच्चे में लचीलापन, ये सही हो जाएगा। सभी बच्चों को लिए मानक पाठ्यचर्या का होना चाहिए, मानक नहीं होना चाहिए हम कभी भी, तो इसलिए यहाँ पर ये कट जाएगा। विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करेंगे, तो सिग्रीगेशन करेंगे नहीं। तो यहाँ पर वर्गीकरण करना, ये सब निगेटिव वर्ड में आता है, इससे भी आप काट सकते हैं। और यहाँ पर केवल एक निगेटिव वर्ड है। इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर पकड़ने का तरीका यही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरे का राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में देखिए यहाँ पर रिजेशन और तर्क के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी हो, सिविल एग्जाम हो, UP SSC हो, इस तरह से अब एग्जाम पूछा जाता है कठिन डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ दे दिया जाता है अजर्सन यानी अभिकथन दे दिया जाता है, और दूसरे तरफ रीजन यानी कारण दे दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है अभिकथन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो सही बात है, जैसा कि जीन पियाजे और वाइगोस्की कहते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है बच्चों में, लेकिन यहीं पर वाइगोस्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आता है फिर विचार आता है। तो यानी इन दोनों का कथन भिन्न भिन्न है। ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा पर यहाँ कह रहा है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये देखिए 4 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए। यहाँ पर विकल्प क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ए सही है परंतु बी गलत है, तो ये भी गलत है, दोनों सही है स्टेटमेंट। और दूसरा क्या कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सही बात है, आर जो है ये रीजनिंग वाला जो दिया गया है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर इसलिए राइट ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। इस तरह से आपको
स्टेटमेंट पढ़कर उत्तर देना होता है, बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। ये प्रश्न बहुत लोगों से गलत ही हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से करना है। चलिए, अगर आप लोग ऐसे बने रहेंगे तो आप कई प्रैक्टिस सेट लाएँगे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर भिन्न होते हैं। यहाँ पर ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिया गया, फिर उसको सही कोड बनाकर पूछा गया है। तो ए कह रहा है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने की तेजी गति, सी ऑप्शन कह रहा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, और डी ऑप्शन कह रहा है शारीरिक विकास की तेजी गति। अब इसमें कोड बना कर पूछा गया है ए बी सी तीनों सही है, या फिर बी सी केवल सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर ए बी सही है। तो 5 का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। केवल ए और बी वाला सही है। कौन कौन सा? ए वाला क्या कह रहा है? समझ की अग्रवर्ती गहनता होना चाहिए, और दूसरा क्या कह रहा है? सीखने की तेजीगत होना चाहिए। समझ के लिए दूसरों से अधिक निर्भरता हो, ये नहीं होना चाहिए। और ये शारीरिक विकास की दर गति तेज होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए बी सही है करेक्ट आंसर, तो इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 6 देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर श्रवण बाधिता से पूछा गया है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से यह प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग में संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद के लिए सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तीसरा विकल्प कह रहा है बच्चों के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता को विश्वसनीय और परीक्षण में किया जा सकता है। श्रवण बाधिता को हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो किस कारण श्रवण होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो आप लोग अपना चेक करते चलिए कितना सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर 6वें का राइट ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश, क्या सीखने की अपेक्षाएं फिर डैश दिया गया है, में समान जबकि में भिन्न होते हैं। तो किसमें? संवर्धन गतिवर्धन में, या संशोधन या समावेजन में, या गतिवर्धन या संवर्धन में, तो या समावेजन या संशोधन में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, क्या? समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान जबकि संशोधन में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेपर में ऑफलाइन होता है जैसा कि फिर से। तो यहाँ पर ज्ञान पर व्यक्तिपरक हो, या फिर शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। तीसरा विकल्प कह रहा है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। चौथा कह रहा है कि ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा निगेटिव, तो जो नहीं सही है वही सही हो जाएगा। तो 8वें का राइट ऑप्शन तीसरा वाला, तीसरा सही है, सही नहीं है, और यही सही है क्योंकि निगेटिव पूछा है। ज्ञान व्यक्तिपरक होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, तो ये होगा नहीं क्योंकि नहीं पूछा है। तो इसलिए प्रभावी अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। तो ये नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? 9 नंबर का क्वेश्चन राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। दूसरा विकल्प कह रहा है कि व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बनाना। तीसरा विकल्प कह रहा है कि डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। कौन सा अभिप्रेरण का उदाहरण ये पूछना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 9 का जो सही उत्तर दूसरा हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा के लिए। तो ये सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को राशि नहीं देते हैं ज़्यादातर, इससे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर चलिए फिर 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए फिर अजर्सन और रीजन वाला प्रश्न दिया गया है। पहला का कथन कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
ये करना चाहिए या नहीं? फिर देखिए कारण क्या है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। 10 का राइट आंसर यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या भी करता है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्या? चौथा विकल्प आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों को में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। और रूढ़िवादिता यानी जेंडर वाइज से ये प्रश्न है। फिर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही कह रहा है, बच्चों को हतोत्साही नहीं करना चाहिए कि बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का राइट ऑप्शन दूसरा वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। और देखिए बाकी ऑप्शन क्या करें, यही सही हो जाएगी। वापसी ऑप्शन कह रहा है कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों पर अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी। यहाँ पर राइट ऑप्शन 11 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई बहन के रिश्तों क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर 12 का माता पिता और साथियों के संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रासंगिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, माता पिता और साथियों के संबंधों से भिन्न और होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 12 का पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिर अजर्सन और रीजन वाला प्रश्न दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए अजर्सन, बच्चों के विकासात्मक दरों की काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। फिर कारण क्या कह रहा है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिकता और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रियाओं का एक अनिवार्य परिणाम है। तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या भी करता है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? किस सिद्धांत को दर्शाया गया है ये आपको बताना है। डेवलपमेंट से पूछा गया है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्ष में भाषा सीखने के लिए अनुकूलित वातावरण में वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर होती है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विकास व्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है विकास का एक संवेदनशील काल है। तो 14 का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। भाषा विकास के संवेदनशील काल है, संवेदनशील, न कि जो है भाषा पूरी आनुवंशिकता पर निर्भर होता है। ठीक है, कोई भाषा पहले आनुवंशिकता जीन पर नहीं निर्भर होता है, जटिल भूमिका नहीं होता है, विकास अप्रत्याशित नहीं होता है, बल्कि भाषा संवेदनशील यानी क्रिएटिविटी काल का होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं वो को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जिससे पठन वैफल्य किसे कहते हैं, डिसलेक्सिया से संबंधित है, ये जानते रहिए। जैसे कि इसमें से पूछा गया है तो आपको बताना है, उन्हें कई विकरणों और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उन्हें उच्च ग्रेड पर पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा दिया गया है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के प्रयोग के माध्यम से। चौथा कह रहा है कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का राइट ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, जो है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से सही उत्तर होगा। न कि उन्हें प्रोत्साहित करके, किसके लिए? उन्हें विकरणों के लिए, अध्ययन के लिए, बल्कि जो है
प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विकास है कि इसलिए है, आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन 16 का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर तीसरा वाला होगा। क्या कह रहा है? ऐसा करने के लिए उन्हें सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, न कि ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों की क्षमता किसी विद्यार्थी का नहीं देखते हैं, इसलिए पहले ही गलत हो रहा है। आवश्यकता है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। क्षमता किसी बच्चे का हम नहीं वहाँ पर देखते हैं स्कूल में पढ़ाते समय। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प कह रहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक को के पास सही ज्ञान है, ये भी गलत हो जाएगा इसकी अपेक्षा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल नहीं, तो ये भी नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर 16 नंबर का तीसरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उसे कहकर कि वे समस्या का सुलझाना छोड़ दे, ये एकदम नहीं कहेंगे। बच्चे को हम किसी समस्या को सुलझाने के बजाय उसे कहेंगे छोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। उस प्रयोग करने को जोखिम लेने से हतोत्साहित यहाँ निगेटिव है, इसलिए कट जाएगा। उससे उत्तर प्रदान करेंगे, डायरेक्ट उत्तर नहीं, उसे जो बल्कि प्रोत्साहित करेंगे। वो बच्चा खुद सीखने का तत्पर होगा और करके सीखेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, जैसा जॉन डीवी कहते हैं, बच्चे करके अच्छे से सीखते हैं, तो प्रोत्साहित करेंगे तो करके सीखेंगे, इसलिए बेस्ट ऑप्शन 17 का पहला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलित कक्षा का वातावरण किस पर डैश पर केंद्रित होता है? तो किस पर होता है? तो सहकारी अधिगम एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सजा और शर्मिंदगी ये नहीं होगा। डर प्रतिस्पर्धी ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलित कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास कैसे होता है? प्रकृति में असंतत होता है, तो ये नहीं है। यहाँ पर दूसरा वाला कह रहा है कि आनुवांशिकता प्रोग्रामिंग में खुलासा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि सीधे प्रवक्ता का परिणाम से होता है, ये भी नहीं होगा। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम होता है। सीधे सामाजिक संपर्क जो है वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? तो सोशल से, सामाजिकता से। यहाँ पर सामाजिक से सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख लेते हैं? 20 नंबर। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन से हैं? तो ये आपको बताना है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, तो ये भी गलत है, ये नहीं कहा है। सांस्कृतिक जो है किसने दिया है? और फिर उसके बाद दूसरा दिया गया है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों को मन लघु वयस्क मन होता है, लघु और वयस्क मन होता है, ये भी गलत होता है। बच्चों को जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है, तो ये जीन पियाजे ये भी सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सही उत्तर चौथा हो जाएगा। 20 का चौथा, बच्चे विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन वह संज्ञानात्मक विकास जिस भाषा की भूमिका अत्यधिक बल देता है। बल देना जो है निगेटिव है, इसलिए कट जाएगा, नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देता है, तो व्यक्तिगत ये भी गलत हो जाए, ध्यान देना चाहिए। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका नहीं रखता। जैविक कारक जो है एक निगेटिव वर्ड है, ये भी हट जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों को ध्यान में नहीं रखता, तो ये भी सही है, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीमा पर ध्यान रखना नहीं चाहिए सामाजिक में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको बताना है, एक तरफ दिया गया है अभिकथन, दूसरी तरफ कारण दिया गया है। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये अभिकथन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो ये सही है ये पहला विकल्प।
यहाँ पर देखिए लैंगिक कारण क्या कह रहा है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होता है। तो नहीं होता है, ये गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, तो यही पहला ही सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो बाकी ऑप्शन पे हमें जाना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं अत्यधिक। तो यहाँ पर आपको बताना है, जॉन डीवी को याद करना है आपको। किसके? जॉन डीवी ने प्रगतिशील यानी कक्षा की बात कहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए वाला कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो पूछना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो पूछते हैं, सही है। दूसरा एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और यहाँ पर स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो यानी बी सी डी सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 24 देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें डैश सिखा जाता है। क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता को में भी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। चौथा कह रहा है जेंडर पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो 24 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं को लेकर वयस्कता भी होता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जो है क्या होता है, से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और उन्हें बाल्यावस्था को भी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता अवस्था में सीखा जाता है। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सामान्यपूर्वक विचार का समर्थन करता है। तो 25 का राइट ऑप्शन जो हो क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो गलत बात है। बुद्धि जो है वातावरण से भी और दोनों से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर कह रहा है दूसरा विकल्प बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है। जब एक दोनों से होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एकमात्र साधन है, गलत बात। किसी से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, बुद्धि मापन से ही नहीं पता लगा सकता है। बल्कि चौथा क्या कह रहा है, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो बुद्धि मल्टी डायमेंशन है, ये बात सही है, जैसा कि हावर्ड गार्डनर भी कहे हैं। ये बात सही हो जाएगा कहाँ पर, चौथा विकल्प। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की अवहेलना की और उन बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। तो बुद्धि को किसने किया है, ये आपको बताना है। 26 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हावर्ड गार्डनर जो है 8 प्रकार के बुद्धि बताए हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचनात्मक कैरल गिलिगन द्वारा क्या सही उत्तर है, आपको बताना है। 27 नंबर का पहला कह रहा है कि नैतिक तर्क लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षाओं करने के लिए की गई है। दूसरा कह रहा है, देखिए देख लेते हैं, विश्लेषण की एक मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगा। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, गलत। नैतिक विकास का ये दिए नहीं है तो लॉरेंस कोहलबर्ग। फिर चौथा विकल्प कर रहा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई, ये भी गलत है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को अप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड प्रतिष्ठित करना चाहिए, ग्रेड से नहीं, ग्रेड यहाँ पर 28 का जो है ग्रेड नहीं होगा। आइए दूसरा विकल्प देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बच्चे को स्वयं से करना चाहिए, सबसे बेस्ट है, इसलिए हमको सबके जाना नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, विद्यार्थियों को याद करना निगेटिव वर्ड है, हट जाएगा। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देश नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 28 का, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और वे अपने अधिगम का जो है मूल्यांकन स्वयं करें। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अजर्सन एक साइड दिया गया है, दूसरे नीचे दिया गया है कथन यानी कारण दिया गया है, रीजन। ये आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को संकल्पना को मौजूद करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों को गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना
कहना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं कारण क्या है। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पर 29 का कौन सा सही होगा? ए सही है, परंतु आर गलत व्याख्या करता है। यहाँ पर राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर इधर ही है। 30 नंबर यहाँ दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, आपको बताना है, पहले अवधारणा को उसकी प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उनके भौतिक रूप पर आएँ। जो है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले उस पर चर्चा करें कि बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी को पहले जानते हैं। देख लेते हैं तीसरा विकल्प कह रहा है पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उनकी बारीकियों में आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ पर अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करके अवसर दें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा तीसरा वाला। पहले जो है अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का राइट ऑप्शन तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करता हूँ 30 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग को वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपको इसी तरह प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।